मालती अपराजिता को कहती है, तू वकील से क्यों बात करी है। वो कहती है कि मैं ललित से अलग होना चाहती हूँ इस वजह से। लेकिन मालती उसे कहती है कि नहीं, तू ललित को डिवोर्स नहीं देगी। तू अगर उसे डिवोर्स देगी तो तू क्या करेगी, तू अकेली कैसी रहेगी। यहाँ पे अपराजिता उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ समझती नहीं है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, तू अकेली कैसे समाज से लड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे अपराजिता के पिता मालती से कहते हैं कि वो अकेली लड़ लेगी, उसके लिए उसे ललित की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ कहती है नहीं, उसका पति उसके साथ होगा तो उसका रक्षक बनेगा, लेकिन अगर उसका पति उसके साथ नहीं रहेगा तो उसे मुसीबत होगी। तू ललित को डिवोर्स नहीं देगी। यहाँ पे बुआ भी कहती है कि हाँ, ये मालती सही कह रही है। लेकिन अपराजिता अपनी माँ से कहती है, मैं ललित के पास वापस नहीं जाऊँगी और बस बहुत हो गया। लेकिन उसकी माँ कहती है, आज नहीं तो कल तू ललित के पास जाएगी ना, और कितनी देर तक तू ऐसे ही रहेगी। वो अगर बदलना चाहे, वो अगर सुधरना चाहे तो एक मौका तो दे उन्हें। तू ऐसे मत कर, तू डिवोर्स मत ले, चाहे तो तू अलग रह। यानी कि कुछ उम्मीद तो बाकी रह सकती है कि तू वापस उनके पास जाएगी। यहाँ पे अपराजिता अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही होती कि नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं है, मैं उसके पास वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन अपराजिता की माँ उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है अविनाश को और आराध्या को, यानी कि उसके भाई बहन को भी नहीं बताना डिवोर्स के बारे में, और तू उसको डिवोर्स नहीं देगी, ये उसे कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब अपराजिता बेचारी क्या करे, वो फंस गई है। दूसरी तरफ घर पे रक्षित फाइल देख रहा होता है और अपराजिता की डिज़ाइन देखता है और वो कहता है, मैंने बहुत ही रूडली उससे बात की ना, उसे सॉरी कहना चाहिए। वो फ़ोन उठाता है लेकिन कहता है नहीं नहीं, वो क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, स्टाफ है, ऐसे कैसे मैं फ़ोन कर सकता हूँ। फिर वो कहता है नहीं, मैसेज तो कर ही सकता हूँ। लेकिन फिर कहता है नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। वो कहता है अच्छा हुआ मैंने मैसेज नहीं भेजा। अगले दिन सुबह अपराजिता जब भी ऑफिस में आती है तो उसे कुछ कलीग्स मिलते हैं, 2 कलीग्स मिलते हैं उसके। वो अपराजिता को पूछते हैं आपका सोशल मीडिया हैंडल क्या है। वो कहती है नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। वो कहते हैं ऐसे कैसे, तुम डिज़ाइंस बनाती हो और तुम सोशल मीडिया पे नहीं हो, टैग तो करना ही बनता है ना। लाइए मैं आपको बना के देता हूँ। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, ये ऑफिस में तो ये लगेगा ही। और फिर वो उसका फ़ोन लेते हैं और सोशल मीडिया का पेज उसका बनाते हैं और उसको टैग करते हैं। ये नोटिफिकेशन ये रक्षित को भी आ जाता है। वो देखता है और कहता है ये अपराजिता का मैं, और वो देखता ही रहता है और वो क्लिक करने जाता ही है। उतने में उसके कमरे में विवान और मोहित आ जाते हैं और उसके हाथ से, रक्षित के हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है नीचे। यहाँ पे रक्षित इन दोनों को देखता है और वो दोनों इसको देखते हैं। यहाँ पे ईरा दुबे जी को कह रही होती है ये इलेक्ट्रिक डक कब से खराब है, आप इसे रिपेयर करवाइए ना। वो कहते हैं हाँ हाँ, वरना स्टाफ को परेशानी होगी। वो कहते हैं हाँ, मैं अभी रिपेयर करवाता हूँ। उतने में दूसरी तरफ रक्षित अपने दोनों भाई और पापा के साथ अंदर आ रहा होता है। तभी ये ईरा आती है और कहती पापा जी आप ऑफिस में। तभी रक्षित कहता है कि हाँ, वो नर्मदा मैया पे चढ़ाने वाली साड़ी पापा को देखनी है इस वजह से। तो वो कहती है हाँ पापा जी, मैं आपको दिखाती है ना। तभी उसका पोपट हो जाता है। यहाँ पे अरविंद जी कहते हैं कि तुम कौन हो। यहाँ पे विवान हंसता है और मोहित को कहता है पापा जी, ये पापा को तो पता ही नहीं है कौन है और पापा जी कर रहे हैं। यहाँ पे विवान कहता है हाँ, पापा का तो सही है ना, पापा जी को तो पता ही नहीं है उनकी बेटी कब हुई, अंकल जी बोलना चाहिए था ना। फिर वो कहती है हाँ अंकल जी आप आइए ना, मैं दिखाती हूँ। और फिर अरविंद जी ईरा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे रक्षित विवान को कहता है पापा पे नज़र रखना, उनके साथ ही रहना, मैं और मोहित भैया हम लोग ऑफिस जाके आते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ईरा अरविंद जी को एक केबिन में लेके आती है और वो उनको कहती है आप बैठिए ना, मैं अपने डिज़ाइंस लेके आती हूँ, मुझे आपको मेरे डिज़ाइंस दिखाने। क्योंकि अरविंद जी कह रहे होते हैं मुझे वो साड़ी देखनी है। तभी वो कहती है वो तो बुनकर बुन रहा है, आप बैठे ना, पहले मेरी डिज़ाइंस देखिए। वो कहते हैं ठीक है और वो बैठ जाते हैं और ईरा उस केबिन से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ अपराजिता वो साड़ी बुन रही होती है जो नर्मदा मैया पे चढ़ाना है और उसको उसकी माँ की बातें याद आती है कि तू ललित को डिवोर्स मत दे, एक मौका दे उसे। और वो परेशान हो जाती है क्योंकि सुबह भी जब वो ऑफिस आ रही थी, ऑटो से उतरती है, तभी उसे ललित दिखाई देता है वहाँ पे। लेकिन ये सच में उसे दिखाई देता है या उसके दिमाग में चल रहा है ललित की बातें, इस वजह से वो दिखाई दे रहा है, ये अब तक क्लियर नहीं हुआ। फिर वो कहती है नहीं, मुझे काम में ध्यान देना चाहिए। उसके लिए वो फिर गाना शुरू कर देती है, गाना। और वो गाना गाते गाते वो साड़ी बुन रही होती है और यहाँ पे अरविंद जी वो गाना सुनते हैं जो अपराजिता गा रही होती है। अपराजिता अपना ध्यान भटकाने के लिए वो गाना गा रही होती है क्योंकि उसका ध्यान नहीं लग रहा होता है, उसकी माँ की बातें ही याद आ रही होती है। अरविंद जी वो गाना सुनते सुनते बहुत खुश होते हैं और मुस्कुराते हुए
वहाँ पे आते हैं जहाँ पे उन्हें वो आवाज़ आ रही होती है गाने की, और वहाँ पे अपराजिता होती है जो साड़ी बुन रही होती है और गाना गा रही होती है। अपराजिता देखती है कि अरविंद जी वहाँ पे आए। वो कहती है अंकल जी आप यहाँ पे, वो उनके पैर पड़ती है और कहती है आप यहाँ पे। वो कहते हैं हाँ तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारे गले में तो सरस्वती है। वो कहती है थैंक यू। फिर वो कहते हैं मैं तो यहाँ पे वो साड़ी देखने आया था जो नर्मदा मैया पे चढ़ाने वाले हैं। तो वो कहती है हाँ आइए ना, मैं वही कर रही हूँ। और वो दिखाती है, वो देखते हैं और कहते हैं कि मेरा एक सजेशन है, और वो उसे सजेशन देते हैं। तभी फिर यहाँ पे अपराजिता को याद आता है कि वो भी तो बुनकर थे। तभी वो कहती है कि इनको अगर ये पसंद है तो ये इनको करना चाहिए। और वो उनको कहती है आप बुनिए ना। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता नहीं है। वो कहती है नहीं आप कर पाएंगे, और उनको बिठाती है वहाँ पे, और वो मस्त साड़ी बुन रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे अपराजिता दूसरी तरफ बैठती है और टैप में कुछ कर रही होती है। वो बहुत खुश होती है। वो बीच बीच में अरविंद जी को देख रही होती है। वो बहुत ही खुश है, ये उसे दिखाई देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे ईरा उस कमरे से गुजर रही होती है, तो वो देखती है कि यहाँ पे ये अपराजिता तो मस्त टैप में देख रही है, और वहाँ पे पापा जी उसके वो साड़ी बुन रहे हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो केबिन में रक्षित के पास आती है। यहाँ पे रक्षित मोहित को बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ मोहित भैया आप आ गए, मेरा काम हल्का हो गया। और उतने में यहाँ पे ईरा आती है और रक्षित को कहती है वो अपराजिता तो बैठी है, वो तो कुछ काम नहीं कर रही है, वहाँ पे साड़ी तो कोई और ही बुन रहा है। रक्षित बोलता है कौन? तो वो कहती है पापा जी। और ये तीनों जन एकदम चौंक जाते हैं। रक्षित, ईरा और मोहित उस जगह पे आते हैं जहाँ पे अरविंद जी और ये अपराजिता होते हैं। रक्षित वहाँ पे देखता है और फिर यहाँ पे अपराजिता कहती है सर आप। रक्षित अपने पापा को देखता है, वो मस्त मुस्कुराते हुए साड़ी बुन रहे होते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं। अपराजिता उन्हें देखती है और कहती है सर आप। रक्षित अपराजिता को कहता है कि तुम मेरे पापा से साड़ी बुनवा रही हो। वो कहती है सर ऐसा नहीं है, वो बहुत ही खुश है। आपने कहा था ना उनकी याददाश्त बीच बीच में जाती है, तो उन्हें जो काम आता है वो जो रोज़ करते हैं वो अगर उनसे करवाएं तो शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए, वो थोड़े अच्छे महसूस करने लगे। देखिए ना वो कितना खुश है और वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। रक्षित देखता है अपने पापा के पास और वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके पापा बहुत खुश होते हैं। वो फिर अपने पापा को कहता है चलिए आप यहाँ से चलिए, और वो मोहित और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। बचते हैं ईरा और अपराजिता। ईरा शुरू हो जाती है तुम ये काम पापा जी से करवा रही हो और खुद क्रेडिट लेना चाहती हो, खुद तो मज़े में बैठी थी और उनको काम पे लगाया। उतने में रक्षित पीछे से आता है और ये सारी बातें सुन लेता है। यहाँ पे ईरा बहुत ही भला बुरा अपराजिता को कह रही होती है, लेकिन फिर रक्षित कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने देखा ना पापा कितने खुश थे ये करते हुए, उसने उसी के लिए ये सब पापा से करवाया है और कुछ नहीं। यहाँ पे ईरा रक्षित पे भी भड़क जाती है। उसे गुस्सा आता है कि रक्षित ये सब कुछ बोल रहा है। तभी रक्षित कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, चलो यहाँ से, और वो उसको लेके वहाँ से चला जाता है। अपराजिता उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और कहती है ये ईरा मैम भी ना क्यों ना बोला, अगर उनको रक्षित जी पे हक ही जमाना है तो क्या पता। और वो खिड़की की तरफ आती है और वो खिड़की देखती है तो बाहर उसे ललित दिखाई देता है। वो एकदम से डर जाती है। ललित यहाँ पे